चलें जी, अल्लाह का नाम लेके हम थर्ड लॉ की तरफ आते हैं। हमारे पास थर्ड लॉ कंपनीज एक्ट कवर कर लिया, पार्टनरशिप एक्ट कवर कर लिया, मोर और लेस सारे बिजनेस कवर हो गए, उनके चलाने के तरीके कवर हो गए। अब डीप डाउन आते हैं, अंदर कंपनी के अंदर आते हैं, तो हमें नजर आता है यार लेबर हमारा एम्प्लॉयज। ठीक है जी। तो लेबर लॉज में बेसिकली दो दो चीजें हैं सर जिनके ऊपर पूरा लेबर लॉ चलता है। दो चीजों पे पूरा लेबर लॉ बेस्ड है। नंबर वन, अनफेयर ट्रीटमेंट। सर देखिए, अनफेयर ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? अनफेयर ट्रीटमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉय का वर्कलोड। ठीक है जी। और एम्प्लॉय का वर्कलोड के साथ उसकी कॉम्पनसेशन, ये दोनों चीजें सर रीजनेबल होनी चाहिए। उसका वर्कलोड ऐसा हो कि जो इंसानों से काम लिया जाता है उसके हिसाब से हो, और सर जो उसको पैसे पे हो रहे हैं वो भी दायरा इंसानियत के अंदर उसके काम के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है जी। देखिए, आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर देखेंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि जी बहुत सारी जगहों पे, पंजाब में आप चले जाएं, इंटीरियर में चले जाएं, दो वक्त की रोटी के अगेंस्ट बंदा एम्प्लॉयड है। दो वक्त की रोटी यानी उसको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ दो वक्त का खाना मिलेगा। आप यकीन करें, मेरा एक स्टूडेंट था, यहाँ पढ़ने आया हुआ था कराची, और उससे मुझे कहा मैं फीस पे नहीं कर सकता। नाम नहीं बता रहा उसका, मतलब नाम बताना नहीं चाहिए मुझे, ऑब्वियस सी बात है। मैं सिर्फ इंडिकेशन दे रहा हूँ कि सर उस बेचारे के साथ प्रॉब्लम क्या थी। उससे कहा जी मैंने कहा तुम्हारे अब्बा, सर अब्बा हैं, आया था माशाल्लाह, क्या करते हैं जी? वो दो वक्त की रोटी पे गिरवी हैं। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा अब्बा ने लोन लिया था किसी बड़े से, किसी चौधरी साहब से। उन्होंने अपनी ज़मीनों पे अब्बा को ना 25 साल के लिए गिरवी रख दिया है, दो वक्त के खाने पे। अब्बा को दो वक्त का खाना मिलता है और अब्बा वो काम करते हैं, अब्बा घर में कुछ भी नहीं देते। खत्म। हमने खुद यहाँ तक पढ़ाई की है, और भाई जो है वो मेरा बेचारा मजदूरी करता है। आप यकीन करो मैं काम गया कि यार ये लोग अल्लाह को क्या जवाब देंगे ऊपर जाकर। ठीक है जी। तो अनफेयर ट्रीट करने का मतलब ये वर्कलोड एबनॉर्मल हो और कॉम्पनसेशन जो है वो अनफेयर हो। नंबर टू, एक्सप्लॉयटेशन। देखें एक्सप्लॉयटेशन क्या है, ये जरा सुनिए। मिसाल के तौर पर मैं आर्टिकल्स कर रहा हूँ एक फर्म में, और मेरा जो है वो पार्टनर मुझे कहता है कि जी आपको जो है गधे की तरफ से काम कराएंगे। मैंने कहा जी मैं छोड़ रहा हूँ, दूसरी फर्म में जा रहा हूँ। नहीं, आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो मैं आपके आर्टिकल्स खराब कर दूंगा। अब मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, सेम इज द केस विद अ कंपनी के। मैं कंपनी में जाके सर मिसाल के तौर पर कोई 25 साल काम कर चुका हूँ, अब मुझे वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, एक्सप्लॉइट कर रहा है सर कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। तो याद रखिए सर, एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट लॉज मौजूद हैं और होने भी चाहिए। तो लेबर लॉ का दो मेन कंसर्न, अनफेयर ट्रीट ना हो, वर्कलोड बैलेंस्ड हो, ठीक है, कॉम्पनसेशन रीजनेबल हो, और एक्सप्लॉइट ना किया जाए लेबर को अपने असर रसूख से, मजदूर से अपने पसंद का काम लेना, ऐसा काम लेना जो वो नहीं करना चाह रहा, ये एक्सप्लॉइटेशन कहलाती है। ये दोनों चीजों के ऊपर पूरा लेबर लॉ बना हुआ है। एक एम्प्लॉयर को याद रखिएगा, जिस कंट्री में वो काम कर रहा है वहां का लेबर लॉ बिल्कुल पता होना चाहिए। अदरवाइज याद रखिएगा, इसको ब्रेक करने पे आपको ठीक ठाक कंसिक्वेंसेस बेयर करना पड़ सकते हैं। वो मे बी मॉनिटरी भी हो और मे बी नॉन मॉनिटरी हो। मॉनिटरी का मतलब ये कि जी आप पे पेनल्टीज लग जाए, नॉन मॉनिटरी ये कि आपको बिजनेस करने का जो है वो लाइसेंस आपसे जब्त कर लिया जाए। ठीक है जी। तो इस तरह के मामला हैं, जहन में रखना। दो ही चीज है जिसपे पूरा लेबर लॉ बना है। नंबर वन, अनफेयर ट्रीटमेंट, और नंबर टू, एक्सप्लोटेशन। अनफेयर ट्रीटमेंट का मतलब वर्कलोड और कॉम्पनसेशन के मसले, और सर एक्सप्लोटेशन का मतलब है एम्प्लॉय से ऐसा काम कराना जो हाजिर वक्त में वो नहीं करना चाह रहा, और सर एम्प्लॉयर अपना असर रसूख इस्तेमाल करके, डिफरेंट हरबे इस्तेमाल करके उससे वो काम ले। ये याद रखना सर, ये चीज एक्सप्लोटेशन में आती है, इसी के ऊपर लेबर लॉ बना हुआ है। सर लेबर लॉ एक बिजनेस मैनेजर को जानना इसलिए जरूरी है कि उसको पता हो कि जिस इलाके में वो ऑपरेट कर रहा है उसका लेबर लॉ कहता क्या है, लोगों के राइट्स क्या है, एज एन एम्प्लॉयर मेरी ऑब्लिगेशन क्या है। और सर अगर ये मुझे नहीं पता होगा तो सर मे बी नॉन कंप्लायंसेस कर दूं मैं, और फिर उस नॉन कंप्लायंसेस की मुझे पेनल्टी पे करना पड़े, मे बी मॉनेटरी पेनल्टी हो, या मे बी सर बिजनेस ही बंद कर दिया जाए, मेरा लाइसेंस ही जब्त हो जाए। ठीक है जी। बड़े एक स्टेप आगे, अब हमने लेबर लॉज देखने डिफरेंट टाइप के। ठीक है जी, एक एक करके हम लेबर लॉ देखना शुरू करते हैं। 5-6 लेबर लॉज हैं जो हमने याद करने, दिमाग में रखने। सर पहला लेबर लॉ जो एक सेंटर है लेबर लॉस का, मतलब आप कह लें कि लेबर लॉस का मगज है, वो है मिनिमम वेज। ठीक है जी। सर जब मिनिमम वेज का लॉ किसी मुल्क में चलता है ना, तो उससे कम वेजेस एक एम्प्लॉयर नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। याद रखिएगा, फिर उसको लोग वर्क अराउंड करते हैं, ओवर टाइम करवाते हैं, ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। अब फिर यहाँ आता है वर्किंग कंडीशन का लॉ। ठीक है जी। वर्किंग कंडीशन में दो मेन चीज़ें जिसको फोकस किया गया है, एक एम्प्लॉय की एज, और नंबर टू उसका वर्कलोड। एक सर्टन एज से नीचे के एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखा जा सकता,
और एक सर्टन एज से ऊपर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखा जा सकता, उससे पूरा स्ट्रक्चर खराब होता है। छोटे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट में रखना, ये याद रखना, ये चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर पूरा लॉ इसके ऊपर, नाबालिग बच्चों को आप कानून रखेंगे तो बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट में आपके प्रोडक्ट खरीदने से इनकार कर देंगे। ठीक है जी, गुनाह भी है और ये मतलब बिजनेस के एथिकल और लीगल के हिसाब से भी सही नहीं है। एक तो मिनिमम आवर्स, सॉरी मैक्सिमम आवर्स, एक एम्प्लॉय से आप कितने घंटे काम ले सकते हैं भी याद रखिएगा सर। करंटली स्पेन में मैड्रिड में आपने अभी सुना होगा रिसेंटली जो है वो बिग 4 फर्म्स के ऊपर जो है वो उनके उनके लेबर डिपार्टमेंट ने क्रैकडाउन किया है कि यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो एवरेज 12 घंटे एक दिन का काम करते हैं। मैंने कहा पाकिस्तान आ जाओ, तुम लोग को पता चल जाए, तुम लोग को कानों को हाथ लगा लोगे क्या 6-8 घंटे के लिए बंदा घर जाता है, बाकी जो टाइम वो बैठा होता है फर्म में। ठीक है, ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिसपे इतनी लेट सीटिंग होती है। ठीक है जी, तो सर हमारे पास दो मेन एस्पेक्ट्स हैं लेकिन चार चीजें, वर्किंग आवर्स, मैक्सिमम रिटायरमेंट एज। ठीक है जी, मैक्सिमम रिटायरमेंट एज ये डिफाइंड होनी चाहिए। इससे ज्यादा एज के एम्प्लॉय से काम नहीं करवाना, इससे कम एज पे लोगों को रिटायर नहीं करना। ठीक है जी, फिर चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट, एक सर्टन एज से कम बच्चे को एम्प्लॉय करना जो है वो लीगली सही नहीं है। हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, सीधी सी बात है सर, बहुत सारी जगहों पे मतलब ऐसा नेचर ऑफ वर्क ऐसा होता है कि वहाँ एम्प्लॉय को आप अगर आप सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दोगे तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे आज भी याद है, मैं एक कंपनी के स्टॉक काउंट पे गया, एक होटल की, नाम नहीं बताऊंगा होटल का, मशहूर होटल है, बड़ा 5 स्टार होटल है वो, उसके स्टॉक काउंट पे गया। तो स्टॉक काउंट में सारी चीज़ें काउंट करने के बाद फ्रिज में जो चीज़ें पड़ी हुई थी, उनका बड़ा सारा डीप फ्रीजर था। ठीक है जी, और वो तकरीबन कोई एक हॉल जितना जो है वो उनका फ्रीजर था, उसमें जो है वो गोश्त और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो वो मुझे वहाँ जाके स्टॉक काउंट करना था। अच्छा, वहाँ का जो टेम्परेचर था वो -10 था। ठीक है, अब मैं अंदर जाऊँ, 3-4 मिनट देखूँ चीज़ें, फिर मेरी हालत टाइट हो, मैं बाहर आ जाऊँ, फिर 2 सुट्टे मारूं, फिर अंदर जाऊं, फिर 3-4 चीज़ें देखूं, फिर बाहर आ जाऊं, मेरी हालत ख़राब हो गई। 2 पैनाडोल खाई मैंने। बाद में पता चला कि इन बगैरतों ने मुझे वो इक्विपमेंट नहीं दिया जो पहन के अंदर जाते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने वो फिर आगे से कहते ना, फिर कहते बूटा जो है वो गाला कटता है, तो मैंने जाके सही सुनाई है फिर कि यार ये क्या बगैर हरकत थी। तो याद रखिए सर, एम्प्लॉय की हेल्थ और सेफ्टी। ठीक है जी, तो 4 पॉइंट्स है सर आपने जहन में रखने। नंबर 1, मिनिमम वर्किंग आवर्स, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स, मैक्सिमम रिटायरमेंट एज, बच्चे चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट, और हमारे पास जो वर्क एनवायरनमेंट है उसकी सेफ्टी। मिनिमम वेजेस का लॉ हो गया। वर्किंग कंडीशन में दो मेन चीजें, एज में मैक्सिमम रिटायरमेंट एज और चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों चीजों को देखना है आपने। और नंबर 2, वर्कलोड, सर मैक्सिमम वर्किंग आवर्स और हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशंस एट दी वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है जी, फिर तीसरा लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है अनफेयर डिसमिसल का। देखिए बहुत सारे मुल्कों में ना, एम्प्लॉय को अगर आप निकाल दे तो यार आपका बिजनेस है, आप किसी को रखो किसी को निकालो, उसूलन तो ये होना चाहिए आपका काम है भाई, आप रखो ना रखो आपकी मर्जी है। आपने एक बंदे को निकाल दिया, वो चला गया कोर्ट, उसने कहा जी मुझे अनफेयर निकाला गया, मेरा कोई कसूर नहीं है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और मैं काम भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें पूरी कर रहा हूँ, जो बॉस कह रहा हूँ मान भी रहा हूँ, अपने जो है वो टाइम टेबल पे काम भी कर रहा हूँ, मुझे ही क्यों निकाला, बाकियों क्यों नहीं निकाला, मुझे क्यों निकाला, ये अनफेयर डिसमिसल। ठीक है जी, या झगड़ा वगड़ा हो गया यार, झगड़ा ऐसा था कि छोटी मोटी बात थी, उन्हें निकाल ही दिया, भाई मुझे निकालने का मतलब है मेरी फैमिली सफर करेगी मेरे साथ, एक बंदा नहीं, पूरा पूरा जो है वो कुंभा सफर करेगा। तो भाई माशरत के हिसाब से हमें देखना है, मतलब लॉ ऐसे एम्प्लॉयज को बाज़ औक़ात राइट्स देता है कि वो आके जो है वो क्लेम करें, कोर्ट में जो है वो केस लॉन्च कर दें। अब जब केस लॉन्च हो जाएगा तो क्या होगा सर, एम्प्लॉय एक लीगल क्लेम ला सकता है एम्प्लॉयर के अगेंस्ट। अब बताओ आएगा तो कौन प्रूफ करेगा कि डिसमिसल अनफेयर था फेयर था, वो एम्प्लॉय जिसने केस लाया? नहीं सर, उल्टा है इसमें, एम्प्लॉयर को जो है ना वो प्रूव करना पड़ता है कि मैंने इसको जो निकाला है वो अनफेयर नहीं था। और सर अगर एम्प्लॉयर इसमें कामयाब हो गया तो ठीक है, नहीं कामयाब हुआ, अगर सर एम्प्लॉयर गिल्टी फाउंड हुआ तो उसको या तो री एम्प्लॉय करेगा या कॉम्पनसेशन देगा। ठीक है जी, दोनों में से कोई काम करना पड़ेगा, मे भी दोनों करने पड़े। तो याद रखिएगा, अनफेयर अगर किसी को निकालेंगे तो लेबर लॉ में भी एक पॉसिबिलिटी हो कि वो आपको कोर्ट में लेके जा सके। अगर कोर्ट में ले गया देन ओनस प्रूफ करने का उस पर नहीं होगा, आप पे होगा। ठीक है, आपने प्रूफ करना है कि आपने उसको अनफेयर नहीं निकाला। ठीक है जी, और अगर आप गिल्टी फाउंड होगा तो सर लेबर लॉ में लिखा है कि आपको उसको शायद री एम्प्लॉय करना पड़े और सर्टेन कंडीशंस में आपको उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी, उसका जो मेंटल डैमेज हुआ है अल्लाह माफ़ करे, जो इमोशनल डैमेज हुआ है। ठीक है जी, और जो उसका टाइम ज़ाया हुआ, जो उसको कोर्ट केसेस के खर्चे हुए हैं, वो सारे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, और मे भी दोनों करने पड़ जाए।
अच्छा जी, फिर हमारे पास चौथा लॉ आता है रिडंडेंसी का। चले जी, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं रिडंडेंसी लॉ के ऊपर। रिडंडेंसी का मतलब क्या है ये पहले समझिएगा। रिडंडेंट का मतलब होता है रिपीटेटिव, ठीक है। मिसाल के तौर पर सर मेरा ऑपरेशन था इतना बड़ा, मेरा काम इतना बड़ा था, ठीक है जी, वक्त गुजरा सर, कोविड आ गया, मैंने अपने काम को रिड्यूस करके इतना कर दिया, ठीक है जी, साइज छोटा कर दिया बिजनेस का, बहुत सारी एक्टिविटीज काट दी। बहुत सारे एम्प्लॉयज जो थे ना मेरे लिए रिडंडेंट हो गए। अब मैंने कहा यार रिडंडेंट का मतलब है काम के नहीं है, मेरे नए स्ट्रक्चर में फिट इन नहीं हो रहे। मैंने कहा निकालो इनको। रिडंडेंसी की बेसिस पे एम्प्लॉयज को निकालना अनफेयर नहीं होता, याद रखना, ठीक है जी, इज नॉट अनफेयर, याद रखना। मैनी मैनी जूरिस्डिक्शन इट इज नॉट अनफेयर। निकाल दो निकाल दी, अनलेस के लॉ आपको रोके कि यार नहीं निकालना, कोर्ट आपको मना करे कि नहीं निकालना। भाई जैसे कोविड में आया था पाकिस्तानी, तो इतना खैर वो नहीं था, लेकिन कनाडा ने, कनाडा की गवर्नमेंट ने डंडा किया था लोगों कि आप किसी को नहीं निकालेंगे, अगर आपको सैलरी पे करने में मसला हो रही गवर्नमेंट पे करेगी, लेकिन यू विल नॉट रिमूव एनीवन, ठीक है। तो अनफेयर आमतौर पे नहीं होता। अनफेयर बनता कब है, जब आप रिडंडेंट करने के लिए लोगों को पिक एंड चूज करो, इसको रखूंगा इसको हटा दूंगा, इसको रखूंगा इसको हटा दूंगा, मेरी मर्जी। अब कोई क्राइटेरिया नहीं रखने का। तो याद रखिएगा, अब ऐसा मजदूर आपको लेके जा सकता है कोर्ट में कि यार मुझे क्यों निकाला उसको क्यों रखा, ठीक है जी। तो सर जैसे मिसाल के तौर पर मैं कंपनी में काम करता था, आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट्स, उसका मर्जर होने वाला था एक दूसरी कंपनी के साथ। ऑब्वियस सी बात है, मर्जर हो जाता तो एम्प्लॉयज कम चाहिए होते। तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, सारे एम्प्लॉयज को ना वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम, यानी खुद चले जाओ, 6 6 महीने की सैलरी लो, गायब हो जाओ, जाओ, सबको दे दिया, सबको दे दिया वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम, ठीक है जी। और फिर कुछ एम्प्लॉयज थे जो नहीं गए, फिर उनमें से उन्होंने छाना कि हमें कौन से की जरूरत है, कौन सा स्किल सेट ऐसा है जहां फिट होगा। उन्होंने प्रॉपर लीगल ग्राउंड बनाया कि जिसको रोक रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं, ताकि अनफेयर ना हो डिसमिसल किसी का, रिडंडेंसी के बेसिस पे किसी को निकालना अनफेयर ना हो। तो याद रखिएगा एम्प्लॉय के पास सिर्फ एक ग्राउंड है कोर्ट जाने का, और वो क्या है कि जो सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज है वो डिस्क्रिमिनेटरी हो, डन। और सर अगर डिस्क्रिमिनेटरी हो और पकड़ा जाए सर एम्प्लॉयर गलत किया उसने, तो या तो एम्प्लॉय को री एम्प्लॉय करेगा या सीधी सी बात एक रीजनेबल कॉम्पनसेशन देगा, ठीक है जी। अच्छा जी, डिस्क्रिमिनेशन लॉ, देखिए ये रिसेंट डेवलपमेंट है मॉडर्न दौर की, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है सर, किसी के साथ इम्तियाजी सलूक करना, किसी को अच्छा ट्रीट करना और किसी को बुरा ट्रीट करना, ठीक है जी। किसी को ज्यादा पैसे देना, किसी को कम देना, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए ना रखना, ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो लॉ मना करता है जी एम्प्लॉयज के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सर कस्टमर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है जी। आप मिसाल के तौर पर किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन लॉ सिर्फ एम्प्लॉयज को गवर्न नहीं करता, एम्प्लॉयज के साथ साथ कस्टमर्स को भी गवर्न करता है। कैसे, कुछ कस्टमर्स हैं मिसाल के तौर पर वो मुसलमान हैं, आप उनको कम रेट पे सामान बेच रहे हो, ठीक है जी, और एक इस्लामिक स्टेट में एक नॉन मुस्लिम कस्टमर है, आप उसकी बैंड बजा रहे हो, उसके बाद बेचारे के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, सबको बराबर देखें, ठीक है जी। फिर डिस्क्रिमिनेशन बाय वन एम्प्लॉय अगेंस्ट दी अदर, एक आ गया जी सेठ साहब का जो है वो दामाद, वो सबकी बजाई जा रहा है, तो सर ये सही नहीं है, एक एम्प्लॉय दूसरे के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। फिर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, अब बेसिस क्या होती है, लोग क्यों डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मजहब, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आपको पता चल जाए कि एक बंदा अल्लाह माफ़ करे गे है, या मतलब कुछ और उसके अंदर बुराइयां, माशरती बुराइयां, बीमारी है ये, ठीक है जी। अब आप उसकी बजाई जा रहे हो, ठीक है जी, उसको उसको मजाक बनाया जा रहे हो, ट्रांसजेंडर है आप उसका मजाक बनाया जा रहे हो, ये चीज़ एथिकली सही नहीं है, ठीक है ना। और हमारा मजहब भी हमें इजाज़त नहीं देता, उसका जो गुनाह है वो अल्लाह को खुद जवाब देगा, ठीक है, माशरत ख़राब ना हो, आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। एज, ठीक है जी, वो बाबे आ गए हैं, कोई बच्चा आ गया, अब आप उसकी बजाई जा रहे हो, ये छोटा बच्चा है कल का बच्चा है। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे हो सकती है। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, यार ये मुसलमान है, ये दहशतगर्द है, ये हिंदू है, यार इसके तो माजल्ला अकायद ऐसे हैं, ये यहूदी है, ये क्रिश्चियन है, ये तो काफिर है, ये तो मुसलमान है, ये तो सुन्नी है, ये तो शिया है, बिल्कुल नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं। रिलीजन की बेसिस पे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बेसिस पे, एज की, रेस की बेसिस पे, ओ ये तो पंजाबी है, आधा पाकिस्तान खा गए, ओ ये तो पठान है, ये तो जाहिल है, ओ ये तो बलोच है, ये तो गारों में रहते हैं, ओ ये तो सिंधी है, ठीक है जी, ये तो रंगीन नाड़े पहनते हैं, ओ ये तो उर्दू स्पीकिंग है, ये तो मतलब कभी पाकिस्तान की नहीं हुई। अल्लाह माफ़ करे, हर कौम का पाकिस्तान में ना एक स्लोगन है, हर कौम का एक स्लोगन है, पठान खर दिमाग है। पठानों में इतने बड़े बड़े इंटेलेक्ट वो पढ़े, मतलब इंटेलेक्चुअली जो है वो साउंड लोग हैं,
उर्दू स्पीकिंग, यार आज तक महाजर कहलाता हूँ, नहीं भाई, उर्दू स्पीकिंग लोगों की वजह से कराची खड़ा है, कराची की वजह से पूरा मुल्क खड़ा है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो देखो लोगों की। तो सर याद रखना, रेस की बेसिस पे डिसेबिलिटी, ये लंगड़ा है, ये लूला है, ये काना है, ठीक है जी। मैं तुम्हें ऑनेस्टली एक बात बताऊं, पता नहीं बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, मेरी जो वालदा थी, उनकी एक एक आंख ग्रीन थी, एक ब्लू थी, ठीक है। ईरानियन जो है वो उनकी एंसेस्ट्री थी, तो उनकी जो है वो आंखें कलर्ड आईज थी। जब वो आई तो एक आंख उनकी ग्रीन थी, एक जो है वो ब्लू थी। तो मेरी अम्मा जो है वो मेरे अब्बा की सेकंड वाइफ थी। जब ख़ानदान में शादी हुई तो सीधी सी बात है, आप सेकंड वाइफ बन के जाते हैं तो फिर 10 कंसिक्वेंसेस भी आपको बेयर करने पड़ते हैं। तो मेरी वालदा को बुरा भला कहा जाता था। आप यकीन करो, अल्लाह ताला ने जिसने किया ना, सबको अल्लाह ताला ने ऐसी औलादे दी, आपकी सोच। और मैं आज उनके लिए माफ़ी का तलबगार हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह माफ़ करे उन सबको। लेकिन लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं डिसेबिलिटी की वजह, डिसेबिलिटी नहीं थी फिर भी लोगों ने डिसेबिलिटी बना दी, ठीक है जी। अब मेरा बेटा है छोटा, उसको फेशियल पाल्सी, उसके चेहरे का एक पार्ट नहीं चलता, मतलब वो पैरालाइज्ड है, बाकी सब सेट है, बिल्कुल मेडिकली फिट है, लेकिन एक चेहरे का एक हिस्सा नहीं चलता, मतलब वो मुस्कुराता है तो एक हिस्सा कांस्टेंट रहता है। अब मैंने उसको इतना श्रूड बड़ा किया है कि तुम्हें कोई इस तरह की इस बारे में कोई बात करे कि तुम्हारा फेस का एक पार्ट नहीं चलता, तो आपने आगे से ठीक कह देना है, मतलब आसरा नहीं करना, कह देना यार कोई बाजी का रिश्ता तो नहीं देना आपने, मतलब मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको सिखाया ही है, मैंने उसको जवाब देना सिखाया। तो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जेंडर की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होती है। आप देखें सर, 10 लड़कों के बीच में एक लड़की का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। तो याद रखना सर, डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, कस्टमर्स के लिए भी है, लोगों के लिए भी है। अच्छा, वो ये पूछ सकता है एग्जाम में बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या होगी, इसको जरा अच्छे तरीके से देख लेना। डन। जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर इक्वालिटी कुछ नहीं है, जेंडर इक्वालिटी सिर्फ नाम है इस कानून का, ये कानून सिर्फ विमेन प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है जी। हरासमेंट के ऊपर लॉ ये कि जी जेंडर के बेसिस पे किसी को हरास नहीं करना, ठीक है जी। आमतौर पर सर फीमेल्स को जो है वो हमारे मुल्क के अंदर क्या इस तरह की अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर हरास किया जाता है, इवन डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी। मानना चाहिए हमें इस बात को कि औरत का काम करना बहुत मुश्किल है हमारी सोसाइटी में, ठीक है जी। लॉस ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन एट वर्क प्लेस, ये बहुत ज़रूरी कानून है सर, ठीक है जी। इंश्योर करता है कि यार कोई बच्ची अगर से मिसाल के तौर पर घर से निकली है काम करने के लिए, माँ बाप ने या भाई बहनों ने या शौहर ने उसको इजाज़त दी है काम करने के लिए, तो यार वी नीड टू मेक श्योर कि उसके लिए एनवायरनमेंट इतना कंजीनियल हो कि कल हम अपनी बहन बेटी को भेज सकें बाहर, ठीक है जी। तो ये कानून मौजूद है सर वर्क प्लेस को ऐसे रखने का। लॉस फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन, ये क्या है जी, देखो कुछ औरतें बैठी हैं, आप वहाँ जो है वो मर्दों के मसाइल पे बात कर रहे हो, ठीक है जी। क्या ये बाहर बोर्डों पे क्या लिखा है आजकल जी, फलाना कम जी, गलत बात। क्यों? एक जेंडर सेंसिटाइज्ड है जी, जेंडर के लिए मतलब एक इस बंदी के सामने आप इस तरह की बात नहीं कर सकते, ठीक है जी। जेंडर इक्वालिटी, सर जेंडर इक्वालिटी का मतलब है मिसाल के तौर पर आपने अगर दो एक जितने क्वालिफाइड लोग रखे और एक जितना काम कर रहे हैं वो, तो उनकी तनख्वाह एक जितनी होनी चाहिए। ये नहीं कि जी एक लड़की है तो तनख्वाह कम होगी, लड़का है तो तनख्वाह ज्यादा होगी, लड़की की ज्यादा होगी क्योंकि वो लड़की है और लड़की की कम होगी, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर लड़की गई, उसने जाके सीईओ को कहा जी मेरी सैलरी जितने लड़के की है उससे 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 उसके बराबर है, मेरी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, मैं तो लेडीज हूँ। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर होना चाहिए। अगर क्वालिफाइड एक इक्वली क्वालिफाइड है, इक्वल वर्कलोड है, कॉम्पनसेशन शुड बी इक्वल। लड़का और लड़की का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सर ये लेबर लॉज हैं 5, ठीक है। मिनिमम वेज का, वर्किंग कंडीशन का, वर्किंग कंडीशन में 2 मेजर चीजें, एज और वर्कलोड। अनफेयर डिसमिसल, याद रखिएगा अगर एम्प्लॉय अनफेयर उसको डिसमिस किया गया, उसके पास सर कुछ जुरिस्डिक्शन में ये राइट है कि वो केस लेके जाए कोर्ट में और फिर एम्प्लॉयर को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने उसको अनफेयर डिसमिस नहीं किया। रिडंडेंसी का कानून, आमतौर पे रिडंडेंसी में किसी को निकाला जाए तो अनफेयर नहीं होता, ठीक है जी। लेकिन अगर सर रिडंडेंसी में एम्प्लॉयज की सिलेक्शन अनफेयर हुई है, अपने अपनों को जो है वो रख लिया गया, बाकियों को फारिग कर दिया गया, तो वो एम्प्लॉय जाके कोर्ट में आपको घसीट सकता है, और अगर कोर्ट में आप गिल्टी साबित हो गए तो आपको उसको मे बी री एम्प्लॉय करना पड़े या कॉम्पनसेशन देना पड़े, मे बी दोनों करना पड़े। डिस्क्रिमिनेशन लॉ, एम्प्लॉयज के अगेंस्ट, कस्टमर्स के अगेंस्ट, सप्लायर्स के अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी, हरासमेंट एट वर्क प्लेस, हरासमेंट एट वर्क प्लेस याद रखना, वुमेन प्रोटेक्शन एट वर्क प्लेस, और सर हमारे पास जेंडर सेंसिटाइजेशन और जेंडर इक्वालिटी, ये 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, इनके ऊपर कानून बने हुए हैं, ठीक है जी। आई होप ये लेबर लॉ आपको समझ आ गया होगा।
बस इसमें लेबर लॉ में आपने कंटेंट्स याद रखने हैं, इन केस अगर लिखने को आ जाए तो आप उसमें कुछ ना कुछ लिख सको। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। हम बढ़ते हैं एक स्टेप आगे।